प्रिय छात्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज से हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक सब्जेक्ट है, इसको पॉलिटी बोलते हैं, तो उस अध्याय उसका एक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विविधता। तो यहाँ पर विविधता मतलब आप यह समझ सकते हैं कि एक ही क्षेत्र में या फिर एक ही जगह में कई सारे लोगों का इकट्ठा रहना, जो कि क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके खान पान, रहने का ढंग ये अलग होता है। अगर हम जंगल में विविधता की बात करें तो जंगल में भी डाइवर्सिटी यानी कि विविधता होती है। कैसे? क्योंकि जंगल में हर तरह के पेड़ होते हैं, केवल एक तरह का पेड़ नहीं होता। तो ऐसे ही इंसानों में भी होता है। और अगर जल की बात करें तो जल में भी विविधता होती है, जैसे कि मतलब जो जीव रहते हैं, जलीय जीवों में भी विविधता होती है। कैसे? क्योंकि जो जल में जीव है ना, वो भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको लग गया होगा विविधता मतलब क्या। अब और पढ़ते हैं। पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? यहाँ हमने सोच समझ कर विशेष और क्रिया के स्त्री रूप का प्रयोग किया है, जो पूरे पाठ में चलता रहे। मतलब कि यहाँ पास लिखा है कि ऐसी साथी, मतलब कि लड़की को इंगित किया गया है। देखें, शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक पुस्तकों को देखें, मतलब इससे पहले जो पुस्तकें थी उनको देखें, तो उनमें पढ़ने वाले को हमेशा लड़का मानकर यानी कि पुल्लिंग रूप का ही प्रयोग किया जाता था। यह मान लिया जाता था कि स्त्रीलिंग रूप उसी में शामिल है। यहाँ हमने भाषा की इस प्रॉपर्टी को बदल दिया है। इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है। तो देखो, इसका मतलब यह है कि जो इससे पहले जो पुरानी किताबें थी ना, तो उसमें अगर कोई बात बतानी हो, जैसे बोल देते हैं कि वह खेलते हैं, तो अगर बोला जाए कि वह खेलते हैं तो आप क्या समझोगे? तो पहले के बच्चे लोग क्या बना लेते थे, मान के चलो एक लड़की खेल रही है ना, तो किताब में लिखा था वह खेलते हैं, तो इसका मतलब अधिकतर लोग ये सोचते थे खेलते हैं मतलब कि लड़के होंगे। लेकिन अब की पुस्तक में ये कहा गया है कि अगर लड़की है तो इस तरह बोला जाए कि वह खेलती है, ताकि पता चल जाए कि वह लड़का है कि लड़की है, कन्फ्यूजन ना हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से देखते हैं। देखो, अध्याय का क्या नाम है? विविधता की समझ। इसको तो थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, ये वाला फिर भी पढ़ेंगे। देखो, अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। तो देखें, अगर आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो आप अपने आसपास देखिए। देखो, है तो वो इंसान ही, लेकिन हो सकता है कि उनका जो धर्म है वो दूसरा धर्म हो,
क्योंकि क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब सभी धर्म के लोग भी इकट्ठा पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि देखो गांव में क्या होता है, ज़्यादातर यही देखा जाता है कि हाँ एक ही समाज के आते हैं, लेकिन शहरों में तो और लोग भी बसे रहते हैं, दूसरे राज्यों के भी आ जाते हैं बसने, रहने, कमाने, है ना। तो क्षेत्र मतलब कि जैसे दूसरे राज्य से, जैसे बिहार, गुजरात, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश, है ना, मतलब दूसरे देश से। तो ये हो गई विविधता, मतलब यहाँ से आती है, क्योंकि उनका रहन सहन भी अलग होगा। पंजाब के लोगों का रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगा। बिहार के लोगों का खान पान रहन सहन अलग होगा। मध्य प्रदेश के लोगों का अलग होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों का अलग होगा। ऐसे ही देखा जाए जो तमिलनाडु साइड है, तमिलनाडु साइड, तो वहाँ भी रहन सहन, खान पान, पहनावे सब अलग होते हैं। कश्मीर के लोगों का देखा जाए तो उनका भी पहनावा अलग होता है, खान पान अलग होता है ना। तो देखो इन भिन्नताओं के कारण, ये जो इतने सारे विभिन्नता बता रहा हूँ ना, तो इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। और विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। क्योंकि देखो भारत ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। अब बहुत सारी भाषाएं भी अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, तो कोई संस्कृत, है ना। तो बहुत सारी भाषाएं भी हैं। तो और आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो चित्र बना दिख रहे हैं आपको, ये आपके ही उम्र के बच्चे बनाए हैं। इधर कोई लड़की बनाई होगी अपने आप को, इधर ये लड़का बनाया होगा अपने को, और इधर पास एक और लड़की। तो देखो हालांकि देखो है तो सभी 6 कक्षा के ना, लेकिन देखो चित्र बनाए हैं सब अलग अलग प्रकार से बनाए हैं। तो देखो इधर पास का लिखा है, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। जो यहाँ पास ये खाली बक्सा दिख रहा है, इधर पास आपको अपना चित्र बनाना है। फिर क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्र जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन चित्रों से बहुत अलग हो, यानी कि भिन्न हो, जैसे कि तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते, एक दूसरे से मिलते ही नहीं हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। देखो एक और अच्छे से बताया जाए तो देखो यार, जैसे मैं आपको कक्षा 6 में पढ़ा रहा हूँ ये वाला पाठ, तो मेरे पढ़ाने का तरीका, देखो पाठ तो वही है लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका दूसरा होगा। और यदि मेरे अलावा कोई और पढ़ाएंगे आपको, तो उनके पढ़ाने का तरीका या फिर पढ़ने का तरीका अलग होगा, समझाने का तरीका अलग होगा। तो यही भिन्नताएं क्या हैं? ये जो विभिन्नताएं दिखती हैं, विभिन्नताएं ही विविधता का रूप। तो इधर पास देखते हैं, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। खाली स्थान पर, जो खाली स्थान है वहाँ पर अपने बारे में लिखना। जैसे कि आपके बारे में, बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करती हूँ, जो आप पहनना पसंद करते हो। लड़का हो तो लड़के अपना लिखेंगे। फिर मैं घर में खाली स्थान में बात करती हूँ, तो जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, इसमें, है ना। इधर फिर मेरा पसंदीदा खेल खाली स्थान है। जो आपका खाली स्थान मतलब जो आपका पसंदीदा खेल हो। कोई मोबाइल में बिजी रहते हैं, मोबाइल खेलते रहते हैं, मोबाइल में गेम। हाँ खैर, अगला है, मुझे खाली स्थान के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। तो कोई कहानी के बारे में पढ़ता है, कोई कविता के बारे में, कोई नई नई चीज़ों के बारे में, है ना। तो अपना जो कोई जिसको पसंद है तो वो इसमें भर लेंगे। फिर देखो अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए। देखो अध्यापिका इधर लिखा यानी कि मैम से, तो इसका अध्यापिका मतलब ये नहीं कि
सर आपको पढ़ाते तो आप सर से पूछे ही नहीं, अपने टीचर से मतलब। तो अपने टीचर की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं, शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। तो आप जब 6वीं क्लास के बच्चों से जो आपने भरा उस पर मेल खा मतलब देखेंगे कि किसने क्या भरा है, तो कुछ चीज़ें आपसे मेल खाएंगी जो आपने भरा है, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपसे मेल नहीं खाएंगी। तो देखो कितना जानने को मिल रहा है, विविधता यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। देखो कितना भिन्नता है, और भिन्नता ही विविधता का रूप है, विविधता यहीं से आता है। और आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्ती करना, यहाँ पास अब ये दोनों दोस्त बन जाएंगे धीरे उसके बाद से। आप पहले तो पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा है। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। देखो जो आपके जैसा ही है, या फिर जो आपसे मेल खाता है, या फिर कुछ भी, या फिर जैसे हिंदी बोलता है, जैसे आप हिंदी बोलते हैं और वो भी हिंदी बोलता है, तो जाहिर सी बात है आपकी उससे दोस्ती जल्दी हो जाएगी। लेकिन वह आपकी तरफ दिखता भी नहीं है, उसका हाव भाव भी आपके जैसा नहीं है, व्यवहार उसका आपके जैसा नहीं है, हो सकता है उसका भाषा भी अलग ही हो, तो उससे दोस्ती करना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो इस पर विचार करते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहनने उस छोटे से लड़के के, इधर से फिर से पढ़ता हूँ, फिर उधर डायरेक्ट चलता हूँ, ठीक है ना, तब समझ में आ गया। देखो एक लड़का है जो कि मजाक लिया पहले, कैसे कि देखो जो लड़का मतलब देखो सामने को, तो फटे पुराने कपड़े देखा तो उस मजाक ले लिया। तो देखो कैसे लड़का बोल रहा है, मैंने ऐसे एक मजाक की तरह लिया, जो क्या है, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहनने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपथ के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता था, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? फिर मैंने बोला, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुक गया। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला। मतलब जो लड़का था अखबार जो बेच रहा था, वो बोला कि आप तो अंग्रेज जैसे लगते हैं, मतलब बड़े आदमी थोड़ा टाइप लगते हैं। मतलब कि आपकी हिंदी मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। जो अखबार बच्चा बेच रहा था, ये वाला जो बच्चा है, तो सोचा कि जो लड़का दिख रहा है तो नहीं जानता होगा, ये लड़का जो अखबार बेचता है ये वाला, तो इसको दिया। हालांकि दोनों का नाम समीर है। अभी इन दोनों को नहीं पता क्या नाम है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है, ठीक। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसको क्या समझ आता कि सब्जेक्ट क्या होता है। मतलब वो लड़का जो साइकिल में है वो बोल रहा है
कि अब मैं उसको क्या बताऊँ सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, क्योंकि बच्चा अभी स्कूल नहीं जाता होगा ये, वो मतलब जो साथी था जो अखबार बेचता था उसको तो यही लगा। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों की हॉर्न शोर का 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। तो जो लड़का साइकिल लिए खड़ा था तो क्या, जब बत्ती हरी हो गई तो वो चल दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार पढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। देखो अभी से विस्तार कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखें, ये दोनों लड़के हैं, ठीक। तो ये अखबार बेचता है, ये जो बच्चा है ये अखबार बेचता है, ठीक। और ये ऐसे मतलब शुरू दिन ऐसे देखा, पहले शुरू दिन देखा इसे, फिर जब अगले दिन मिला ठहरा तो इससे हिंदी का अखबार मांगा। तो अब ये सोचा कि अरे यार ये तो अंग्रेज टाइप, ये बच्चा सोच रहा है कि ये तो अंग्रेज टाइप दिख रहा है, लेकिन यह हिंदी का कैसे मांग रहा है। तो ये लड़का बोला कि मैं अन्य मतलब अन्य विषय के साथ साथ हिंदी भी पढ़ता हूँ। तो ये सोचा कि हाँ चलो ठीक है। फिर ये बोला कि जब सब्जेक्ट वाला बताया कि मैं अन्य सब्जेक्ट के अलावा भी हिंदी पढ़ता हूँ, तो अब ये कन्फ्यूजन में होगा, सोच रहा कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। तो अब उसके आगे कहानी बताते हैं। अब ये दोबारा पूछ रहा है, मतलब जब अगले दिन मिला तो मुस्कुरा रहा था उस लड़के को देख के। तो अब ये अगले दिन जब मिला तो इससे पूछा कि भाई सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। तो आइए इसको आगे देखते हैं। हाँ तो यहाँ पास थे अपन, देखो बोला, भैया आपका अखबार, मतलब अखबार दिया लड़के ने, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब उसने पूछा कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है भाई, तो बोला अंग्रेजी, वो जो साइकिल में लड़का खड़ा है वो बोला, अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। मतलब जो अखबार बच्चा बेच रहा था, ऐसा लग रहा था मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। मतलब मैंने उस लड़के ने, साइकिल वाले जो लड़का है, उसने कहा कि ये पढ़ाई वाला संबंधित है। फिर वो उसने कहा, उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो। कभी नहीं, उसने जवाब दिया। मतलब जो साइकिल वाला लड़का था उसने पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो। तो लड़का बोला कि नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने हाथ को नापा। मतलब साइकिल से नाप कर बोला कि जब मैं इतना बड़ा था तभी से मैं अखबार बेच रहा था। देखो, पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है। अब साइकिल वाला लड़का पूछ रहा कि अभी तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो उसने बताया, हाँ तो क्या बोला है, पर तब तक बत्ती हरी हो गई। मतलब कि जो साइकिल वाला लड़का है उसने पूछा कि अभी तुम्हारी मम्मी मतलब कहाँ है। तो जब तक वो बताता लड़का तब तक बत्ती हरी हो गई। अब जब हरी हो गई तो भी लड़का चल देगा, और मैं चल पड़ा, मतलब वो लड़का चल दिया। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में सब डूब गया। मतलब कि सुना ही नहीं दिया। मतलब वो लड़का बता दिया कि हाँ मेरठ में है। फिर मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। जब अगले दिन दोनों मिले तो बताया कि मेरा नाम समीर है, और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। फिर उसने पूछा कि आपका क्या नाम है। तो क्या हुआ, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है। मतलब वो लड़के ने बताया
जो साइकिल था, साइकिल चला रहा था, उसने बोला कि मेरा भी नाम समीर है। तो उसने कहा क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। फिर कहा हाँ। मैं मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन और पवन पुत्र। कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, ठीक? तो मतलब वो बोला कि अब से मैं समीर एक हूँ। जो साइकिल वाला लड़का था वो उसने बोला कि आप से आप समीर एक हो और समीर दो मैं हूँ। उसने खूब खुश होते हुए कहा हाँ ठीक है। मैंने जवाब दे दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिला समीर दो, उससे समीर दो से हाथ मिलाया। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। मतलब जो अखबार बेच रहा था समीर, तो उसने कहा कि मेरठ में बहुत गड़बड़ हो गया है, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। जब लड़के साइकिल वाले जो लड़का था कुछ बोलने वाला, लेकिन समीर बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, मैं बोल, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। वो बच्चा जो था, वही लड़का जो अखबार बेच रहा था, उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। तो देखो, अभी आगे पढ़ते हैं। समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? तो देखो, रोक तो नहीं पाए। देखो, इसका उत्तर आप अपने से दीजिए, ठीक है ना? बाकी आप देखेंगे आगे, अपने से देने का प्रयास कीजिए इसका उत्तर। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ पाएँ, जल्दी जल्दी कर लें, टाइम नहीं है ज़्यादा। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। वो अखबार वाला बच्चा नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न अगले फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता है कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। तो देखें, अब इधर से स्टार्ट हो जाएगा। देखो, जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छे से आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है, मतलब नंबर 1 का, क्योंकि जो 1 लिख रहा है ना, वो पहले वाला समीर है, और जो 2 लिखा है वो दूसरा वाला। तो देखो, समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। देखो, समीर एक और समीर दो दोनों अलग अलग मतलब थे ना। देखो, समीर एक हिंदू था और समीर दो मुस्लिम था। दोनों के धर्म भी अलग थे। अब ये भी बोल सकते हो कि हाँ, भाषा भी अलग था। थोड़ा बहुत तो मतलब बोल लेते था, हिंदी वो बोल ले रहा था समीर एक, है ना, क्योंकि वो उसने हिंदी की पढ़ाई भी पढ़ी थी। तो ये सब भिन्नताएं ही विविधता का रूप ले लेती हैं। देखो, अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए, समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और
कि भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है। तो देखें, जो अमीरी गरीबी होती है यह विविधता का रूप नहीं है। ठीक, तो देखो, भाषा, रहन सहन, खान पान, धर्म, ये विविधता के रूप हो सकते हैं, लेकिन अमीरी और गरीबी ये विविधता का रूप नहीं होता है। ठीक ना, क्योंकि इससे गैर बराबरी होने लगती है। ऊंच नीच का भेदभाव शुरू हो जाता है कि अरे तुम अमीर हो मैं गरीब हूँ, मतलब मैं अमीर हूँ तुम गरीब हो, इस तरह वाला। तो देखो, यह विविधता का रूप नहीं है, जो मैंने पहले बता दिया, बल्कि गैर बराबरी का है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई हैं तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। तो देखें, दो चीज़ें विविधता नहीं है, विविधता का रूप नहीं है। देखो, पहला गरीबी और दूसरा जाति, क्योंकि गरीबी से गैर बराबरी उत्पन्न हो रही है और जाति से भी गैर बराबरी उत्पन्न होती है। क्योंकि जाति और गरीबी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं, खासकर जाति, क्योंकि आने वाले समय में आप पढ़ेंगे भी कि जातियों में बटा हुआ समाज एक दूसरे से इतना ज़्यादा भेदभाव कर रहा है कि जो छोटी जाति को, जिसको मतलब बना दिया गया है छोटी जाति को, पहले तो उसको छूने से भी मतलब कतराते थे उच्च जाति के लोग। हालांकि अगर संविधान ना होता तो उनको भी यह अधिकार ना मिल पाता कि वो पढ़ पाते। जो भी कुम्हार, बढ़ई और जो SC ST वाले समुदाय के लोग हैं, तो वो और OBC भी, ऐसी बात नहीं है, तो उनको भी बहुत कुछ हासिल ना हो पाता अगर संविधान, यानी कि जो बाबा साहब ने बुक बनाई थी, अगर वो नाम लिखे होते तो उनको भी इतना सारा अधिकार ना होता। क्योंकि पहले तो छुआछूत चरम सीमा पर था। अब तो खैर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा, कि आप मटके से पानी, मतलब जो कोई छोटी जाति है वह मटके से पानी नहीं छू सकता। उसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए उच्च जाति की तरफ, अन्यथा वो उच्च जाति का जो है वो उसको नहाना पड़ जाएगा। मतलब बहुत चीज़ें हैं, फिर आने वाले अध्याय में बताया जाएगा। तो यहाँ भी आप जान गए कि क्या है कि जो जाति है उसमें यह नियम बना दिया गया था कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसको वही वाला काम करना पड़ेगा। मान के चलिए कोई, जैसे लिखा भी है, तो कोई कुमार में हो गया है, पैदा हो गया है, तो उसको वही वाला काम करना पड़ेगा। इस तरह मजबूरी भी बना दी गई थी कि आप इसको बदल भी नहीं सकते थे। तो चलिए, किताबें बहुत अच्छी होती हैं। अभी इधर तो पढ़ चुके थे, इधर देखें। अच्छा, ये तो प्रश्न फिर बाद में देखते रहेंगे। तो देखें, फिर से बता दूं, गरीबी और जाति ये दोनों विविधता के रूप नहीं हैं। ठीक, विविधता हमारे देश को कैसे समृद्ध करती है। मतलब जो विविधता है, इतने विभिन्न सारे लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, यह कैसे मतलब कि एक मजबूती प्रदान कर रहा है हमारे देश को। तो देखो, जैसे समीर एक वही है जो कि लड़का साइकिल में था। देखो,
जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। चाहे लड़का हो चाहे लड़का, मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की। देखो लड़कियों की भी फ्रेंड होते हैं और लड़कों के भी फ्रेंड होते हैं, है ना। तो आपके बहुत सारे दोस्त बने होंगे जो हो सकता है कि आपके जैसे ना हो, लेकिन तब भी तो आपके दोस्त बन गए ना। शुरू से दिन स्कूल गए होंगे तो हो गए चुपचाप, ऐसे थोड़ा बहुत मिले होंगे जैसे उन दोनों ने मिला, फिर थोड़ी बहुत अगले दिन गाओगे तो बहुत बातचीत होगी, फिर धीरे धीरे आप गहरे मित्र बन जाओगे, है ना। तो देखते हैं जो आपसे बहुत अलग हो। देखो आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, मतलब अगर आप जाते होते हो अपने दोस्तों के यहाँ तो अलग तरह का खाना भी देखने को मिल सकता है। उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। तो देखो अगर आप गांव में रहते हैं तो ज़्यादातर यही चांस है कि हाँ गांव में तो एक जैसे लोग रहते हैं, मतलब एक ही समाज के रहते हैं। लेकिन अगर शहरों में देखा जाए तो वहाँ और भी विविधता होती है शहरों में। गाँव में तो होती है बट कम, इधर तो असमानताएँ ज़्यादातर देखने को मिल जाती हैं कभी कभी। खैर अभी इसको भी देखा जा सकता था, ये जो लिखा है, बताएंगे बढ़ते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसी घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी आता हो, पसंद हो। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। तो देखो आप में से बहुत लोग कहानियाँ पढ़ते भी होंगे और कुछ लोग इतने मतलब टैलेंटेड होते, मतलब इतने थोड़ा होशियार होने लगते हैं बच्चे कि अपने से कहानियाँ बना लेते कि अच्छा वहाँ पास एक राजा रहता था तो ऐसा काम करता था, वो अपनी प्रजा को बहुत सुखी रखता था। ऐसी कहानी जोड़ जोड़ के अपने से बच्चे बनाने लगते हैं आपके ही उम्र के। तो आपको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। मतलब जो आप कहानियाँ पढ़ते हैं ना, तो लोग जो कहानियाँ लिखे होंगे तो या तो अपने से अनुभव किए हैं या फिर दूसरी किताबों को पढ़ा है और फिर अपने से जोड़ तंगोड़ करके नई कहानी बनाई होगी। आप भी अपने से कुछ कहानी गढ़ लेते होंगे, ठीक है ना। जैसे चित्र है, इधर भी आप चित्र देखकर भी आप अपनी कहानी बना सकते हो, है ना। खैर देखो कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ लोग अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। मतलब जो जैसे क्षेत्र में रहते थे उसके अनुसार उन्होंने कहानियाँ रचनी शुरू कर दी थी। देखो कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, मतलब कि अपने बचपनों के बारे में कहानियाँ बताई कि हम जब छोटे थे तो ऐसा करते थे। स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए, यानी कि सोचिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना ही खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसे कहानी लिख पाएंगे? अच्छा ये बताइए। तो अब ये लोग जब कहानियाँ बनाएंगे तो अगर मान के चलो किसी के कपड़े का कहानी जैसे बना रहे हैं तो अगर कपड़े का रंग बताना होगा ना तो वो लोग लाल और सफ़ेद के अलावा कुछ ना बताएंगे। खाना कर बताएंगे कि हमारे पूर्वज लोग, मतलब हमारे दादा लोग आलू बनाकर खाते थे, इस तरह बोल सकते हैं, है ना। मतलब जैसा माहौल होगा तो वहाँ के लोग वैसे ही सोचेंगे, वैसे ही कहानियाँ बनाएंगे, वैसा ही उनका व्यवहार रहेगा। तो देखो
फिर देखो विविधता में कितना मज़ा है, विविधता में। अब विविधता होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अलग अलग लोग रहेंगे, अलग अलग उनका दिमाग रहेगा, और जब अलग अलग लोग, अलग अलग दिमाग इकट्ठा आएगा तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। मतलब कि कुछ काम करना होगा ना तो और अच्छे से काम होगा। फिर बताएंगे कैसे। देखो अभी इधर पास थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको जगह देने में मज़ा आएगा, ना इसको पढ़ते फिलहाल। देखो भारत में विविधता है, अपना भारत यानी कि इंडिया जिसमें हम रहते हैं, विविधता तो आप थोड़ा बहुत परिचित हो गए होंगे, आपको परिचय होगा। देखो अब पढ़ते हैं, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है, क्योंकि यहाँ पास बहुत सारे लोग रहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग रहने का मतलब यह है कि यहाँ हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर रीति रिवाज, पहनावा, रंग, रहने का ढंग, खान पान सब इकट्ठा रहते हैं, है ना। मतलब एक ही देश में रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, जो केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हालांकि हम एक ही चीज़ करते हैं लेकिन तरीके अलग अलग हैं, बस वो कुछ नहीं। तो इधर पास पढ़ने का अभी तो आगे तक पढ़ते हैं। हम विविधता को कैसे समझें। देखो अब और अच्छे समझेंगे विविधता को। करीब 200 वर्ष पहले, यानी कि 1 से 2 साल पहले, 1 से 200 वर्ष पहले, बहुत पहले 18वीं शताब्दी लगभग, जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, 17वीं शताब्दी की बात है ना, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ों में, घोड़े या ऊंट पर बैठकर या फिर पैदल चलकर। देखो जब बसें, कारें, एरोप्लेन, हवाई जहाज़ ये नहीं थे, तब भी तो लोग यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरे देश के लोग यहाँ भी आते थे, है ना। देखो नाव के जरिए आते थे, कुछ लोग घोड़ा से आते थे, टब्बक 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 टब्बक, और कुछ लोग पैदल ही चल देते थे। तो यात्राएं करते थे ना, उस यात्रा करने का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। लेकिन देखो अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन तलाशने या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। तो भाई हाँ, काम वाम करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, इन सब के लिए यात्राएं की जाती थी पहले, क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था। अब सोचो पैदल चलना है या फिर पहले, अब तो गाड़ी वगैरह आ गई है ना, तो भट्ट से चले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। अब पहले किसी के पास गाड़ी नहीं है, मतलब घोड़ा नहीं है, तो आखिर पैदल चलेगा बेचारा उतनी दूर से, है ना। तो चूँकि यात्रा में बहुत ज़्यादा समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर रह जाते थे। अब मान के लोग किसी को 100 किलोमीटर दूर जाना है, पैदल वालों को बहुत लोग हैं, अब वो लगातार थोड़े जाएंगे, या फिर 200 किलोमीटर दूर जाना है या फिर बहुत दूर जाना है, तो वो लोग उतनी दूर तक का सामान भी ना लिए होंगे, तो कहीं पास जाएंगे, वहीं पास थोड़े दिन के लिए बस जाएंगे और वहीं अपना रहेंगे, खाएंगे थोड़ा बहुत, है ना, कुछ महीने, फिर कुछ लोग साल भी रुक सकते हैं। हाँ तो देखो इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। देखो आप समझने की कोशिश कीजिए।
मान के चलिए कि कोई मध्य प्रदेश का व्यक्ति है, ठीक। अब वो चला गया, मतलब कोई व्यक्ति नहीं, परिवार वाले हैं, मध्य प्रदेश का कोई परिवार का कोई सॉरी, कुछ भी आप समझ सकते हो। मान के लोग बाढ़ आ गई मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के लोग अब कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, हो सकता है उत्तर प्रदेश में जाएं, हो सकता है बिहार में जाएं। तो मान के लिए बिहार चले गए, तो देखो यहाँ के लोग जब बिहार में जाएंगे तो वहाँ के लोगों का जो व्यवहार होगा, खान पान होगा, भाषा अलग होगी, और यहाँ के लोगों का भी खान पान भाषा अलग होगा। अब जब दोनों लोग एक ही जगह पर रहेंगे, देखो समझने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए ये मध्य प्रदेश है, ठीक, और यहाँ पास ये बिहार है। तो यहाँ पास कुछ आपदा आई, बाढ़ या फिर खाना की कमी हो गई, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ के जो लोग थे तो वे घूम कर कहाँ चले गए, बिहार चले गए, ठीक। तो यहाँ के लोगों का रहन सहन तो अलग होगा ना, खान पान रहन सहन अलग होगा, तो और यहाँ के लोगों का भी अलग होगा खान पान। तो जब ये लोग यहाँ ट्रैवल करके गए तो यहाँ पर बसेंगे, ठीक। तो जब बसेंगे तो कभी न कभार तो इनसे भी मिलेंगे ना, और ये लोग भी इनसे मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो इनकी भाषा थोड़ा बहुत अलग होगी, भाषा में बदलाव होगा, और इन लोगों में भी भाषा का थोड़ा सा बदलाव होगा, इन लोगों में भी, ठीक। जैसे कि जो बिहार के लोग हैं तो क्या भोजपुरी ज़्यादातर बोलते हैं, यहाँ पर हिंदी शुद्ध बोली जाती है। अब जब दोनों लोग मिल जाएंगे तो ये थोड़े बहुत हिंदी बोलना सीख जाएंगे, और यहाँ के लोग भी थोड़ा बहुत भोजपुरी सीख जाएंगे, या फिर खान पान में जो बदलाव होगा, तो इससे एक नई मिली जुली संस्कृति उत्पन्न होगी, ठीक। ये दोनों आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा जानने लगेंगे, और दोनों का मिला जुला बनने लगेगा। हो सकता है यहाँ पास जो खाना बनाते हैं अलग प्रकार का सब्जी बनाने का तरीका हो, अलग प्रकार का दाल बनाने का तरीका हो, तो जो ये लोग हैं तो इनको ये पसंद आ जाए तरीका, तो ये लोग अपना शेयर करेंगे खाना बनाने का तरीका, और जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो अपना शेयर करेंगे बनाने का तरीका। तो कितना ज़्यादा बदलाव आ रहा है, कितना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, तो इस तरह भी आप समझ सकते हो। इधर तक आप हम पढ़ चुके थे, हाँ। तो इसी तरह से मिली जुली संस्कृति उभरती है ना। तो इधर पास से और देखते हैं। देखो अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है किस किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो गए थे। देखिए आगे फिर पढ़ेंगे, उधर का कश्मीर, लद्दाख, यहाँ भी पढ़ेंगे किताब में। देखो ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास में रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क है, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होगा। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक
कारकों का क्या असर पड़ता है। ठीक, तो इधर पास पढ़ेंगे एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए लद्दाख और केरल। तो एटलस तो यहाँ पास नहीं दिखाई दे रहा। तो देखो एटलस मैप होता है, जिससे भारत का मैप है, ठीक ना। सॉरी इधर पास भारत का मैप तो इधर पास नहीं है फिलहाल। तो देखो इस तरह भारत का मैप, ठीक, थोड़ा सा जैसे यहाँ पास ये भारत का मैप, ठीक। तो यहाँ साइड लद्दाख है और यहाँ साइड क्या है, केरल है, ठीक ना। तो यहाँ इसके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे। तो पहले अपन लद्दाख के बारे में जानने ले रहे हैं। ये लद्दाख इस तरह का माहौल, इस तरह का एरिया रहता है, ठीक ना। तो देखो रेगिस्तान होने के कोने, अच्छा थोड़ा देख लेते हैं, इधर पास लिखा है क्या। हाँ ठीक है, इसके आगे के लिए लद्दाख के बारे में थोड़ा सा देख लें। देखो रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं होंगे। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत तक पहुंचा था। तो देखो ऊपरी हिस्से से ही, जो लद्दाख के ऊपरा हिस्सा ही तिब्बत है, ठीक ना। तो वहाँ बौद्ध धर्म कैसे गया है, इसी लद्दाख के रास्ते ही। देखो इसीलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो छोटा तिब्बत किसको कहते हैं, तो आप बोलोगे लद्दाख को। करीब 400 साल पहले, ठीक ना, यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्धों दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो विशेषकर जो लद्दाख वाला एरिया है, वहाँ मुस्लिम समाज के लोग और बुद्धिस्ट समाज के लोग रहते हैं, ठीक। देखो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। अच्छा यहाँ से पढ़ना था अपन को, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इधर तो पढ़ चुके हैं। देखो लद्दाख के बारे में यहाँ से पढ़ना था, लेकिन देखो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका तो ज़्यादा खेती नहीं होती, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश भी बिल्कुल नहीं होती, या फिर होती है तो बहुत कम। और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर ही निर्भर करते हैं। गर्मी में लोग, यहाँ के लोग जो बर्फ़ पिघलता है उसी का ही उपयोग करते हैं पीने के लिए। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन और छेना वगैरह, जो पनीर है, उसको भी एवं मांस खाते हैं।
हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है ना। बकरी से भी मिलती है क्या, ऊन मिलती है, याक से भी। इधर तो पढ़ ही चुके हैं कि रेगिस्तानी इलाका भले ही है, लेकिन यहाँ पर व्यापारी लोग बहुत आते हैं, या फिर यात्राएं करने वाले लोग, यात्रीगण लोग यहीं पास जाते हैं। अभी सुने होंगे कि जब कश्मीर साइड गए थे घूमने, अभी की बात है, 1 महीने पहले की, 15 दिन पहले की, 1 महीने पहले की बात है कि भारत के अन्य क्षेत्रों से कश्मीर में घूमने गए थे, तो पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया था, मतलब मार दिया था उन बेचारों को, है ना। लगभग 40 से 45 लोग मारे गए थे। लेकिन उसके जवाब में भारत ने भी क्या, ऑपरेशन सिंदूर लागू करके अब पाकिस्तान में जो अड्डे थे आतंकवादियों के, उनको तहस नहस कर दिया। तो आखिर जो पाकिस्तान आकर के हमला किया था छुप करके यहाँ के लोगों पर, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि यहाँ के लोग, तो सेना जो अपनी है, आर्मी, तो टैंक लेकर गई, हवाई यान लेकर गई, महिलाएं, सोचिए महिलाएं गई थी, मतलब देखो गए थे पुरुष भी, लेकिन महिलाएं भी जो यान लेकर गई थी, यान, हवाई यान, तो महिला चला रही थी, ठीक। तो महिला भी कम नहीं है। तो ये देखो विविधता का रूप। अभी केरल के बारे में पढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ के बारे में पढ़ चुके, लद्दाख के बारे में। अब सबसे भारत के निचले क्षेत्र में, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में चलते हैं, तो केरल के पास चल के देखते हैं। देखो केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है, तो दक्षिण पश्चिम कोने में, ठीक है ना, केरल। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। तो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो थॉमस को। किसको, थॉमस को। तो इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले भारत आए और अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। जो इब्न बतूता आए थे भारत घूमने, तो उन्होंने अपनी किताब में लिख कर गए हैं कि हाँ, यहाँ के लोग मुसलमान की बहुत इज्जत करते थे, मतलब मान सम्मान किया करते थे। देखो वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत आकर समुद्र का रास्ता जाना। तो देखो पुर्तगाल से जो ये वास्को डी गामा थे, तो घूम करके पानी की सहायता से आए थे भारत। तो ऐसा बोला जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया है, लेकिन यह गलत है। भारत की खोज थोड़ी ना वास्को डी गामा ने किया है, भारत के रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने किया, ठीक ना। तो इन सभी ऐतिहासिक प्रमाणों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए जाते हैं। वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। रुक जा थोड़ी सी, 1 सेकंड। हाँ, इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, यानी कि चीन से हुई होगी। चीना चट्टी जो बर्तन उपयोग में लाया जा रहा है तलने के लिए मछलियों को या फिर जो खाना को, तो उस बर्तन का क्या नाम है, चीना चट्टी। और चीना चट्टी
लग रहा है कि जैसे चीन से आया हो, क्योंकि शब्द चीन से मैच खाया है। तो केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। अच्छा अभी तो है अपने पास, अभी पढ़ने के लिए अब और है। देखो हमने लद्दाख के बारे में भी जाना और केरल के भी बारे में जाना। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं यहाँ से आगे। देखो यहीं पास लिखा है, देखो जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, देखो अलग है ना, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहाँ लद्दाख की ओर भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। देखो जो केरल का क्षेत्र था, तो यहाँ पर पास भी क्या है, जो उच्चतम साधन है, यानी कि जो मसाले हैं, तो व्यापारियों को खींचा मसाले वगैरह भी। और जो लद्दाख वाला क्षेत्र था, तो वहाँ की ऊनें हैं या फिर वहाँ का जो एरिया है वह देखने में बहुत अच्छा है, घूमने के लिए बहुत अच्छा, तो यात्रीगण वहाँ जाते हैं या फिर दूसरे देश से भी लोग घूमने जाते हैं। तो देखो दोनों का क्षेत्र कितना अलग है, वहाँ सूखा है, यहाँ पानी वाला क्षेत्र है, तब भी यहाँ पर भी लोग बसने आए थे ना, या फिर दूसरे देश से भी घूमने आए थे, है ना। तो इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान समय का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधताओं में एकता। देखो अपने आस पड़ोस में जो आप देखते होंगे, मान के चलिए आप कहीं बसने चले गए या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह गए बसने, तो जब जहाँ आप बसने गए हैं या फिर जहाँ आप रहने गए हैं, तो वहाँ के लोगों का रहन सहन, बोलने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो कुछ समय बाद उनकी भाषा या फिर उनके बोलने का तरीका या फिर उनके रहन सहन आप भी सीख जाओगे। अगर उनसे दोस्ती आपकी हो गई है तो वो भी आपसे कुछ सीख लेंगे, तो दोनों को मिली जुली संस्कृति हो जाएगी, तो कुछ नया बन जाएगा, यही विविधता का रूप ले लेगी। देखो विविधता में एकता कैसे, देखो भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। कैसे? जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग पेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। तो देखो जब अंग्रेज़ों का शासन था तो भारत के सभी लोगों ने, भले ही चाहे किसी भी धर्म का हो, भले ही किसी भी जाति हो और किसी भी धर्म का हो, तो सब उन लोगों ने, अब यहाँ तक कि महिलाओं ने भी इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था। अंग्रेज़ क्या सोचते थे कि हम इन लोगों को धर्म में फंसा कर उलझा कर रखेंगे कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो,
इस तरह भिड़का करके रखेंगे कि अगर हम चले जाएंगे तो तुम्हें हिंदू मारेंगे, हम चले जाएंगे तो तुम्हें मुसलमान मारेंगे। तो ऐसा भिड़का कर रखना चाहते थे। लेकिन भले ही भारत लोग जानते थे कि अंग्रेज़ तुम बहुत दुष्ट हो, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग यहाँ रह चुके हैं, तो आप लोग मतलब यहाँ के लोगों ने ग्रुप बना करके अंग्रेज़ों को मार भगाया। तो अंग्रेज़ क्या सोच रहे थे कि हम इन पर राज कर लेंगे, इन पर एक दूसरे को भिड़का देंगे, लेकिन नहीं भिड़का पाए। वो सोच रहे थे कि अलग अलग लोग हैं, इनकी अलग अलग भाषाएं भी हैं, तो सोच रहे थे हम यहाँ तोड़ फोड़ कर लेंगे और राज करते रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ के लोग सब मिल करके अंग्रेज़ों को मार भगाए, है ना। इतने सारे महापुरुष हुए हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, है ना, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मतलब बहुत लोगों का देश की स्वतंत्रता और देश की स्वतंत्रता के बाद भारत के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो अब इसके पास थोड़ा सा कहानी है, मतलब कहानी नहीं, एक कविता या फिर गाना सोच सकती हो। कब की है? जब अंग्रेज़ों ने निहत्थे लोगों पर हमला कर दिया था गोलियों से। तो इसको देखो, पढ़ते हैं। इसको आप अपने कक्षा में सुना भी सकते हैं। तो सुनिए। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए जलिया वाली बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, कि कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। तो ये लिखा गया था कब? जब जलियांवाले बाग में अंग्रेज़ों ने निहत्थे लोगों पर हमला कर दिया था, गोलियों की बौछार कर दी थी। तो उनकी याद में ये गीत लिखा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? भारतीय जन नाट्य संघ, इप्टा, इसका मेन स्रोत है। ठीक, तो देखो क्या है, अमृतसर में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, देखो इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखो, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जर्नल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोग की जाने गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुई। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भी भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत की झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था।
जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता में कोई बाहर से क्या लिखा है, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो यहाँ से आपका अध्याय शुरू ख़त्म हो जाता है। और इधर भी लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान की तरह से एकता का वर्णन करता है। अपने शब्दों में लिखिए, जो राष्ट्रगान आप गाते हो, जनगण मन अधिनायक जय है, तो वह भी राष्ट्र की एकता पर भी बहुत कुछ बोलता है। तो देखिए, अब विस्तार से जो आपकी उत्तर हैं, प्रश्न उत्तर हैं, इसको किसी अगले देखा जाएगा, अगले लेक्चर में। 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं लगभग, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया ही होगा। अब कमेंट कीजिएगा तो हम इसमें हम लिख देंगे, प्रश्न उत्तर दे देंगे, तो उसको भी आप याद कर लेंगे, ठीक ना। आज ये गाना है या फिर कविता बोल सकते हो, इसको आप अपने स्कूल में भी सुना सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।